हेलो बच्चों, मैं हूं संतोष द्विवेदी और आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आपके लिए मैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन कवर की हुई एक बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का पार्ट 1 ला रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा और आपके सिलेक्शन को इन्हांस करेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने कहा कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का मैं लेक्चर का आज एक रिवीजन चालू कर रहा हूँ। आपका इसमें 0 to 100 एकदम पूरा कवर होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा ब्लड। बॉडी फ्लूइड की बात करें तो पहला दिमाग में आता है ब्लड, जो कि ये हमारे ब्लड में किस तरह से सर्कुलेट होता है। ब्लड हमारा बॉडी में किस तरह से सर्कुलेट होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले ब्लड की बात करते हैं। इसका हम ओरिजिन देखेंगे, इसका हम पीएच देखेंगे, इसका हम वॉल्यूम देखेंगे। तो ओरिजिन इसका कहाँ से होता है? मेसोडर्म से। हमारी मेसोडर्म से इसकी ओरिजिन होती है। और ब्लड इज़ द लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड का पीएच, तो ब्लड का पीएच 7.4 होता है, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे लंग्स के एल्वोलाई के पास प्रेजेंट होता है। 7.2 पीएच होता है हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? नियर द टिश्यूज़। ओके, अब वॉल्यूम करते हैं। वॉल्यूम की बात करते हैं। ब्लड के वॉल्यूम के तो जो मेल होते हैं, मेल में 5 लीटर होते हैं और ये पूरे बॉडी वेट के मेल का 8% होता है। 8% होता है। और फीमेल में 4 लीटर होते हैं, जो कि उनके वेट का 7% प्रेजेंट होता है। ओके, अब बात करते हैं ब्लड के कॉम्पोजिशन की। तो ब्लड का कॉम्पोजिशन होता है ब्लड में प्लाज्मा और सब फॉर्म्ड एलिमेंट से। तो प्लाज्मा कहाँ से सिक्रेट होता है? प्लाज्मा हमारा लीवर से सिक्रेट होता है। ओके, तो प्लाज्मा कितना कंटेंट करता है? ब्लड का कितना पार्ट? 55% पार्ट कंटेंट करता है। और फॉर्म्ड एलिमेंट कितने कंटेंट करते हैं? 45%। ओके, तो प्लाज्मा में क्या रहता है? मैट्रिक्स ऑफ ब्लड रहता है, जो कि स्ट्रॉ कलर का होता है। और अब बात करें फॉर्म्ड एलिमेंट का। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या रहते हैं? हमारे रहते हैं आरबीसीज रहते हैं, डब्ल्यूबीसीज रहते हैं और प्लेटलेट्स रहते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं हम अपनी प्लाज्मा का। प्लाज्मा में क्या रहता है? प्लाज्मा इट्स मेड अप ऑफ 90 to 92% ऑफ वाटर एंड प्रोटीन 6 to 8% एंड अदर सब्सटेंस 1 to 2%। ओके, अब प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन हमारा क्या रहता है? इसमें कितने प्रोटीन्स होते हैं? इसमें हमारे रहते हैं मेजर 3 प्रोटीन्स, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। ओके, तो एल्बुमिन क्या रहता है? एल्बुमिन 4% प्रेजेंट होते हैं। और ये किसमें, इनका फंक्शन क्या है? दे हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंसिंग में ये हेल्प करते हैं। दे आर स्मॉलेस्ट इन नंबर, दे आर स्मॉलेस्ट। एंड अब बात करते हैं ग्लोबुलिन कितने होते हैं? 2 to 2.5% प्रेजेंट होता है। ये किस में हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में। ग्लोबुलिन प्रोटीन हेल्प्स इन आर डिफेंस मैकेनिज्म। हम आगे चल के डब्ल्यूबीसी के जब फंक्शंस आएंगे तो उसमें हम इस बात को डिटेल में देखेंगे। ओके, तो डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं और ये लॉन्गेस्ट होते हैं। और ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं लीवर में। और क्या करते हैं? ये करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ न्यूट्रिएंट्स करते हैं अक्रॉस द बॉडी। ओके, अब बात करते हैं हम फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन कितने मात्रा में प्रेजेंट होते हैं? 0.3% ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड 0.3% ऑफ फिब्रिनोजन। ये क्या रहते हैं? ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। ये बाद में एक्टिव होते हैं कोगुलेशन के टाइम, ब्लड कोगुलेशन के टाइम एक्टिव होते हैं। हम आगे चल के इसको भी पढ़ेंगे। इनका काम क्या रहता है? ब्लड क्लॉटिंग। जब कट लग जाता है तो उस क्लॉटिंग में ये काम करते हैं। जो ये इनएक्टिव हैं ये एक्टिव होते हैं बाद में। अब बात करते हैं कि प्लाज्मा का थर्ड पार्ट का, जिसका जो है अदर सब्सटीट्यूएंट, वो 1 to 2 प्रेजेंट होते हैं। उसमें हमारे आपके आयंस आते हैं, गैसेज आते हैं, ग्लूकोज आता है, लिपिड्स आता है, अमाइनो एसिड्स आते हैं। ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब हम बात करते हैं आरबीसीज की। आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स में क्या होते हैं? ये कितने होते हैं? 5 मिलियन से 5.5 मिलियन होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब। ओके, लाइफ स्पैन इनका कितना होता है? 120 डेज़ का होता है। अब अगर हम इनकी शेप की बात करें तो ये बाय कॉन्केव होते हैं, दोनों तरफ से ये कॉन्केव होते हैं। अब ये बात करें तो इनका ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज स्प्लीन होता है। ग्रेवयार्ड मतलब जहाँ आरबीसी डिस्ट्रॉय होके चले जाते हैं, जहाँ आरबीसी का डिस्ट्रॉयशन होता है उसको कहते हैं हम लोग ग्रेवयार्ड। तो ये होता है आरबीसी का स्प्लीन में। अब बात करें इनका फॉर्मेशन, आरबीसी कहाँ फॉर्म होते हैं? रेड बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रेड बोन मैरो आपके स्टर्नम में, फ्लैट बोन्स में प्रेजेंट होते हैं, स्कल में प्रेजेंट होते हैं, वर्टिब्रा में प्रेजेंट होते हैं और आपके लॉन्ग बोन्स में प्रेजेंट होते हैं। लॉन्ग बोन्स के
एंड पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ स्पंजी पार्ट्स होता है, स्पंजी बोन्स बोलते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब सबसे याद रखने वाली चीज़ है आरबीसीज है नॉन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन आरबीसीज। ओके, अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन दो शब्द से मिलके बना हुआ है, दो वर्ड से मिलके बना हुआ, लैटिन वर्ड से। एक होता है हेमे और दूसरा होता है ग्लोबुलिन। हेमे इज बेसिकली हेमे इज आयरन। हेमे को हम आयरन कहते हैं। ये एक आयरन होता है और ये रेड इन कलर होता है। हेमे आयरन होता है और रेड इन कलर होता है। ओके, और फिर होता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन होता है हमारा प्रोटीन। ठीक है, तो हेमे होता है वो, अब इस स्ट्रक्चर में हेमे हमारा सेंटर में प्रेजेंट होता है और ग्लोबुलिन साइड्स में प्रेजेंट होते हैं। और हेमे की वजह से आपके रेड ब्लड सेल्स रेड होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हेमे। ओके, तो अब बात करते हैं अमाउंट कितना प्रेजेंट रहता है? 12 to 16 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने की ज़रूरत है। 12 to 16 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, इतने प्रेजेंट होते हैं। और एक आरबीसी कितना कंटेन करता है? एक आरबीसी, ईच आरबीसी कंटेन 218 मोल ऑफ हीमोग्लोबिन। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें हीम होता है और ग्लोबिन होता है। तो हीम सेंटर में प्रेजेंट होता है, कितना प्रेजेंट होता है? हीम 4%। ग्लोबुलिन कितना प्रेजेंट होता है? 96%। तो अब हिम्स के कितने मॉलिक्यूल होंगे? हिम्स के 4 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं और ग्लोबुलिन के 4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लोबुलिन के 4 मॉलिक्यूल्स में ग्लोबुलिन क्या है? हमारा प्रोटीन है। इसमें दो हमारे अल्फा प्रोटीन होते हैं, 2 हमारे बीटा प्रोटीन होते हैं। 2 अल्फा प्रोटीन्स आर प्रेजेंट एंड 2 बीटा प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ग्लोबुलिन। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। तो फॉर्मेशन कैसे होता है इसका? तो फॉर्मेशन अभी हम इरिथ्रोपोइसिस की बात करते हैं। इरिथ्रो मतलब होता है रेड, पोइसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी मतलब इरिथ्रो मतलब रेड होते हैं। इरिथ्रो शब्द का मतलब रेड होता है लैटिन वर्ड में। पोइसिस मतलब फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज ए इरिथ्रोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज अ इरिथ्रोपोइसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इरिथ्रोपोइसिस कहाँ होता है? जब एक एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में कहाँ होता है? जब हमारा बोन मेरो नहीं डेवलप हुआ होता है, तब कहाँ फॉर्मेशन होता है आरबीसी का? स्प्लीन या लीवर में, स्प्लीन या लीवर में। ओके, अब जब हमारा बोन में जब ये शिफ्ट हो जाता है तो ये हमारे बोन मेरो में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्लैट बोन्स होते हैं, लॉन्ग बोन्स होते हैं, फीमर, टिबिया, लॉन्ग बोन्स इनके एंड पे प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं रॉ मटेरियल। इसमें रॉ मटेरियल क्या प्रेजेंट रहते हैं? पहला तो फेरस रहता है, जैसे कि मैंने कहा। Fe2 जो रहता है ये हमारा हीम रहता है, जो हमारा हीम रहता है, आयरन रहता है, इसको आयरन कहते हैं, हीम ये रहता है। और ग्लोबुलिन प्रोटीन रहते हैं। फिर अब मैचुरेशन स्टिमुलेट कौन करता है? विटामिन B12 करते हैं एंड फॉलिक एसिड करते हैं। आरबीसी फॉर्मेशन स्टिमुलेट कौन करता है? विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। ओके, अब बात करते हैं फॉर्म्ड बाय। अब ये किससे बनते हैं? बेसिकली स्टेम सेल से बनते हैं। स्टेम सेल को क्या कहते हैं? हेमोपोइटिक सेल कहते हैं बेसिकली। अब मैं बताऊंगा एक इंपॉर्टेंट चीज़, इरिथ्रोब्लास्ट और इरिथ्रोसाइट्स में क्या फ़र्क है? इरिथ्रो मतलब होता है आपका आरबीसी, ब्लास्ट मतलब होता है सेल, और इरिथ्रोसाइट्स मतलब में भी साइट्स का मतलब भी होता है सेल्स। तो जब आपका सेल इमेच्योर रहेगा तो उसको हम ब्लास्ट कहेंगे, जैसे ल्यूकोब्लास्ट, इरिथ्रोब्लास्ट। और जब वो मैच्योर हो जाएंगे तो उनको कहेंगे इरिथ्रोसाइट्स या ल्यूकोसाइट्स, वहाँ साइट्स ऐड हो जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं कि फॉर्म्ड बाय ये कैसे बनते हैं। तो फिर ल्यूकोब्लास्ट मतलब इमेच्योर WBCs इन शॉर्ट। और स्टेम सेल्स क्या क्या प्रोड्यूस करता है? पहला तो ल्यूकोब्लास्ट प्रोड्यूस करता है पहले तो। दूसरा मेगा कैरियोसाइट्स जो कि प्लेटलेट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करता है। फिर आता है इरिथ्रोब्लास्ट, जैसे कि मैंने कहा आरबीसी इज इन इमेच्योर फेज। फिर उसके बाद वो रेटिकुलोसाइट मतलब उनका एक जालीदार स्ट्रक्चर बनता है। उसके बाद वो मैच्योर हो जाते हैं, जिसके बाद वो क्या हो जाते हैं? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोब्लास्ट से इरिथ्रोसाइट्स हो जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं नंबर ऑफ आरबीसीज। अब बात करते हैं कंडीशंस। जब आरबीसीज नंबर इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे तो उनके कंडीशंस की बात करते हैं। तो जब आरबीसी का नंबर इंक्रीज होता है तो क्या कहते हैं उसको? पॉलीसाइथीमिया। क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया। नंबर डिक्रीज होता है तो उसको क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइटोपिनिया। जब आरबीसी नंबर डिक्रीज होता है।
ओके नाउ अब चालू अब बता आरबीसी का कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम डब्ल्यूबीसी में। ओके डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ल्यूको का मीन्स ल्यूको मतलब क्या होता है, कलरलेस होता है या तो वाइट होता है। तो वाइट साइट्स मतलब सेल, वाइट सेल्स, ये लैटिन वर्ड्स में होता है। ये लैटिन वर्ड ल्यूको मतलब वाइट या कलरलेस, साइट्स मतलब सेल, वाइट सेल्स को ही हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। ओके तो अब कितना होता है 6000 to 8000 पर mm³, इतने प्रेजेंट होते हैं। आगे बात करते हैं रेशियो, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का रेशियो क्या होता है 600:1। ओके अब बात करते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। अब इनके कंडीशंस की बात करते हैं। जब हमारा डब्ल्यूबीसी का लेवल बढ़ता है ल्यूकोसाइटोसिस कंडीशन में, तो क्यों बढ़ता है, आपके इन्फेक्शन की वजह से, उसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। आपके इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कि कोई फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी में एंटर करता है, तो डब्ल्यूबीसी बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे बॉडी में एक आर्मी की तरह काम करते हैं। ये एक्टिव हो जाते हैं, इनको पता चलता है कि कोई अंदर एंट्री किया है, तो ये तुरंत फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी में एक रैपिड इन्फ्लेमेशन चालू होता है इन्फेक्शन की वजह से। तो डब्ल्यूबीसी काउंट्स बढ़ जाते हैं कि इनको वो जो भी बैक्टीरिया, जो भी फॉरेन पैथोजन से अंदर आए हैं, उनको किल करने के लिए। अब बात करते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया इज़ अ टाइप ऑफ अ कैंसर जिसमें ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसीज का डिवीज़न अनकंट्रोल्ड रहता है, उसको बोलते हैं, और ये बढ़ जाते हैं अनकंट्रोल्ड डिवीजन्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज, और इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग ल्यूकेमिया, इज कॉल्ड एज अ ब्लड कैंसर। ओके अब बात करते हैं डायापेड्रेसिस। डायापेड्रेसिस क्या होता है, अब डब्ल्यूबीसीज क्या करते हैं, जब हमारी बॉडी में रहते हैं तो उनको मूवमेंट, जैसे कि कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर गया तो वो किस तरह से उनके तक पहुँचते, तो इनका मूवमेंट रहता है अमीबॉइड मूवमेंट होता है इनका। ओके लाइफ स्पैन की बात करते हैं। लाइफ स्पैन का होता है इनका लाइफ स्पैन होता है कुछ घंटे भी होते हैं, कुछ घंटे से साल तक के भी होते हैं। ठीक है अब टाइप्स के बारे में देखते हैं। डब्ल्यूबीसी के टाइप्स, दो टाइप के डब्ल्यूबीसी होते हैं, एक अग्रेनुलोसाइट्स, एक ग्रेनुलोसाइट्स। अग्रेनुलोसाइट्स में ग्रेनुल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स में ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं। अग्रेनुलोसाइट्स के दो टाइप होते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स में न्यूक्लियस, पहली बात तो एक आपको याद कराऊं, आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, डब्ल्यूबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। डब्ल्यूबीसीज में के दो टाइप होते हैं, अग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के दो टाइप होते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस राउंड रहता है, और ये कितने में प्रेजेंट होते हैं, कितने परसेंट, 20 to 25% प्रेजेंट होते हैं। इनकी साइज होती है 8 μm। ओके अब मोनोसाइट्स की बात करते हैं तो किडनी शेप में होते हैं, बीन शेप में इनका न्यूक्लियस होता है, और इनका साइज होता है, ये कितने मात्रा में होते हैं, 6 to 8% नंबर्स में होते हैं, 18 μm इनकी साइज़ होती है। ओके और इनका काम क्या रहता है, ये फेगोसाइटिक होते हैं। फेगोसाइटिक का मतलब क्या होता है, फेगोसाइटिक का मतलब जब कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है तो ये फेगोसाइटिस से उनको इनगल्फ कर लेते हैं और उनको किल कर देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज अ फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का एक्टिविटी रहता है, कौन करता है, फेगोसाइटिक करते हैं, फेगोसाइटिक सेल्स करते हैं, जो कि हमारा मोनोसाइट है। अब बात करते हैं टाइप्स में। तो अब हमारे लिम्फोसाइट्स में दो टाइप होते हैं, एक होता है टी लिम्फ, दूसरा होता है बी लिम्फ। टी लिम्फ के 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है टी हेल्पर सेल्स, दूसरा होता है टी किलर सेल्स, तीसरा होता है टी सप्रेसर सेल्स, चौथा होता है टी मेमोरी सेल्स। ओके तो अगर टी लिम्फ सेल्स में टी हेल्पर सेल्स जो, अब टी किलर सेल्स की बात करते हैं। टी किलर सेल्स क्या रिलीज़ करते हैं, पॉर्फिन प्रोटीन दे रिलीज़, एंड किसके लिए रिलीज़ करते हैं, जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है या कैंसर सेल्स होते हैं उनके अगेंस्ट में ये रिलीज़ करते हैं। ओके अब बी लिम्फ की बात करते हैं। बी लिम्फ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या सीक्रेट करते हैं, एंटीबॉडी करते हैं, किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए। ओके अब आते हैं ग्रेनुलोसाइट्स में। ग्रेनुलोसाइट्स मतलब क्या, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें 3 टाइप होते हैं, एसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स। एसिनोफिल्स में के साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये कैसे रहते हैं, एसिडिक साइटोप्लाज्म रहता है इनका। ओके इनका न्यूक्लियस रहता है बायलॉप्ट, घोड़े की नाल देखे हो, घोड़े की नाल के जैसे रहते हैं, इनके बायलॉप्ट रहते हैं। ओके कितना रहता है, ये कितने मात्रा में प्रेजेंट रहता है, 2 to 3%। कितना साइज रहता है, 10 μm। ओके क्या रिलीज़ करते हैं, एंटी पैरासिटिक ग्रैन्यूल्स रिलीज़ करते हैं। ओके
और एंटी हिस्टामिन और एंटी हिस्टामिन ये एंटी हिस्टामिन और एंटी हिस्टामिन रिलीज़ करते हैं। एंटी पैरासिटिक ग्रैनुल्स क्या है? हमारे लाइजोसोम्स हैं। आप सेल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़े होंगे क्या, लाइजोसोम्स। मैं आपको उसका भी रिवीजन कराऊंगा, आपको पता चल जाएगा। और हिस्टामिन और एंटी हिस्टामिन, हिस्टामिन का क्या, जब आपको कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स मिलता है बॉडी को, तो बॉडी हमारी हिस्टामिन एंड एंटी हिस्टामिन का रिलीज़ करती है। ओके, हिस्टामिन रिलीज। हाँ, तो अब बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स के। न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं? जिसके अंदर ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। ओके, वो क्या होता है 60 to 65% प्रेजेंट होते हैं। उनका क्या काम रहता है? दे आर ऑल्सो फेगोसाइटिक। बताया था फेगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं, तो दे आर ऑल्सो फेगोसाइटिक इन नेचर। ओके, अब बात करते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स मतलब इनका साइटोप्लाज्म बेसिक रहता है और ये एस शेप में प्रेजेंट रहते हैं। इनका न्यूक्लियस एस शेप रहता है। ओके, और इसमें 0.5 ये प्रेजेंट रहते हैं, 0.5 to 1.1%। ओके, फिर ये क्या रहते हैं? इनका काम रहता है ये मास्ट सेल रिलीज़ करते, ये मास्ट सेल रिलीज़ करते हैं, जैसे कि हेपारिन, एंटीकोगुलेंट, सेरोटोनिन। जो हेपारिन रहता है वो क्या होता है? एंटीकोगुलेंट रहता है। सेरोटोनिन रहता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर रहता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब होता है कि जो आपके वेसल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कर देना, उनको कंस्ट्रिक्ट कर देता है। ओके, फिर इसके बाद आता है हिस्टामिन। हिस्टामिन होता है, ये सब क्या रहते हैं? ये एसोसिएटेड रहते हैं इन्फ्लेमेशन से। ओके, अब बात करते हैं, हमारा आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स फॉर्म्ड बाय द प्लेटलेट्स किससे बनते हैं? फ्रेगमेंटेशंस ऑफ मेगाकैरियोसाइटोसिस, मेगाकैरियोसाइट्स। ओके, फिर क्या रहते हैं? किस में प्रेजेंट रहते हैं? मैमल्स में प्रेजेंट रहते हैं। प्लेटलेट्स किस में? मैमल्स में प्रेजेंट रहते हैं। क्या शेप रहता है इनका? ओवल शेप रहता है। इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है। लाइफ स्पैन कितना रहता है? 7 दिन का रहता है। ओके, डिक्रीज इन काउंट ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का काउंट डिक्रीज हो जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ओके, अब बात करते हैं ब्लड ग्रुपिंग की। ब्लड ग्रुपिंग की बात करें तो ब्लड ग्रुपिंग मतलब ब्लड ग्रुप, जैसे हमारे कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? ए बी ओ, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। अगर हमारा ए ब्लड ग्रुप है तो हमारे आरबीसी पे ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। बी ब्लड ग्रुप है तो हमारे आरबीसी पे बी एंटीजन प्रेजेंट होगा। ए बी ब्लड ग्रुप है हमारा, तो फिर हमारे आरबीसी पे ए बी एंटीजन प्रेजेंट होगा। ओके, वैसे ही ओ का भी। ओके, देन उसके बाद अगर हम बात करें तो अब हम बात करते हैं एंटीबॉडी की। ओके, एंटीबॉडी कैसे रहते हैं? अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो उस पर एंटीजन हमारा ए प्रेजेंट होगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या प्रेजेंट होगी? प्लाज्मा में बी। प्लाज्मा में एंटीबॉडी हमारी बी प्रेजेंट होगी। ओके, और उनको ब्लड कौन दे सकता है? जैसे कि पहले देखिए, ए है, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपको डोनर कौन सा, मतलब जो डोनर रहेगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? ए। और ओ हमारा यूनिवर्सल डोनर होता है, वो तो ले सकते हैं। ए और ओ, अगर हमारा ए ब्लड ग्रुप है तो प्लाज्मा में हमारा बी एंटीजन होगा। अगर हमारा बी ब्लड ग्रुप है तो प्लाज्मा में हमारा कौन सा एंटीबॉडी होगा? ए एंटीबॉडी होगा। अगर हमारा ए बी ब्लड ग्रुप है तो प्लाज्मा में क्या होगा? कुछ नहीं प्रेजेंट होगा, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। अगर आपका ओ ब्लड ग्रुप है तो आपके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए और बी प्रेजेंट होंगे। ओके, और अगर आपका जो ब्लड ग्रुप है, जैसे आपका ए ब्लड ग्रुप है तो आप किससे ब्लड ले सकते हैं? ए और ओ ग्रुप वालों से। अगर आपका बी ब्लड ग्रुप है तो आप किससे ब्लड ले सकते हैं? बी और ओ वालों से। और अगर आपका ए बी ब्लड ग्रुप है तो आप किससे ब्लड ले सकते हैं? ए बी ब्लड ग्रुप वालों से, बी ब्लड ग्रुप वालों से, ए ब्लड ग्रुप वालों से और ओ ब्लड ग्रुप वालों से। ए बी इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर वी कैन से। ओके, ओ क्या है हमारा? ओ है हमारा, ओ अगर ब्लड ग्रुप है तो हम खाली ओ उस वाले से ही ले सकते हैं। ओके, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ब्लड ग्रुप रहते हैं, ब्लड ग्रुप में जैसे ब्लड सरफेस पे कौन से एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, तो एक आर एच एंटीजन भी हमारे ब्लड ग्रुप में हमारे एंटीजन के साथ प्रेजेंट होता है। तो उसको आर एच एंटीजन्स कहते हैं। वो कहाँ से डिस्कवर हुए थे? हमारे इंडिया में एक रेशियस मंकी मिलता है, और रेशियस मंकी के रिसर्च पे हुआ था, तो इससे पता चला कि इंडिया में 80% ह्यूमंस का आर एच पॉजिटिव एंटीजन होता है। ओके, तो अब बात करते हैं, ये देखा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस एक केस होता है। उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए आर एच पॉजिटिव, जैसे
किसी फीमेल को ब्लड की ज़रूरत है उसके आरबीसी के सरफेस पे, वो ए पहली बात तो मैं आपको केस समझाता हूँ कि एक फीमेल है और एक मेल या फीमेल कुछ भी है, तो फीमेल इज़ अनमैरिड, फर्स्ट ऑफ ऑल अनमैरिड फीमेल, आर एच निगेटिव एंटीजेंस आर प्रेजेंट विथ ए नेगेटिव एंटीजेंस आरबीसीज पे, ओके। और जो मेल मेल है उसमें आर एच पॉजिटिव है और ए पॉजिटिव एंटीजेंस प्रेजेंट है। अब फीमेल को ब्लड की ज़रूरत पड़ी, मेल जाके ब्लड, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स कब होता है, जब मेल जाके ब्लड उसको देता है। तो ब्लड देने के बाद अब जो ए नेगेटिव है, तो जब उसके पास आर एच आया, आर एच नेगेटिव आया, तो इट इज़ अ फॉरेन फॉर हिम, तो फॉरेन फॉर हर, फॉरेन पार्टिकल फॉर हर। तो उसके रिस्पॉन्स में, इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है, बी लिम्फोसाइट्स जो वो आर एच एंटीजन, वो आर एच एंटीजन से अटैच हो जाता है, और जो सेल्स का सेल को इसको दो टाइप में डिवाइड करता है सेल को, एक प्लाज्मा सेल, एक मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल्स रिलीजेस आईजीएम एंड आईजीजी। आईजीजी से ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है, ओके। तो पहले केस में तो ये हो गया। दूसरा इम्यून रिस्पॉन्स कब होता है कि मान लो फीमेल को वापस किसी ब्लड की ज़रूरत पड़ गई उनकी, तो लास्ट टाइम किससे लिया था, तो लास्ट टाइम जिससे लिया था कि चलो पड़ोसी से लिया था, पड़ोसी को उसने वापस बुला लिया, तो पड़ोसी से ब्लड दिया। तो सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है, पड़ोसी का ए पॉजिटिव है और आर एच पॉजिटिव है उसका एंटीजन, ए पॉजिटिव एंटीजन है, आर एच पॉजिटिव एंटीजन। अब उस केस में गया, उसने ब्लड दिया, ब्लड देने के बाद मेमोरी सेल्स उसको मेमोराइज है कि लास्ट टाइम आर एच एंटीजन आया था, आर एच पॉजिटिव एंटीजन आया था। तो वो जब ये सेकेंड टाइम ब्लड जाता है, जब सेकेंड टाइम ब्लड डोनेट करता है, तो उसके बाद आईजीजी जो है वो लार्ज अमाउंट में रिलीज हुए रहते हैं और ब्लड क्लम्प हो जाता है। ब्लड क्लम्प होने के बाद जो फीमेल रहती है उसको वो अनेमिक कंडीशन हो जाता है और वो मर जाती है। नेक्स्ट आता है, इसी से एक केस आता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब एक केस में क्या होता है कि जैसे कि फीमेल है, फीमेल जो मदर है, मदर आर एच निगेटिव है, और जो फेटालिस है, जो बच्चा है, जो उनके वहाँ प्लासेंटा में जो बच्चा है, वो आर एच एंटीजन, जो उसके आरबीसी हैं वो आर एच एंटीजन के साथ है। अब बच्चे का आरबीसी ब्लड और मदर का ब्लड ना मैच हो तो एक प्लासेंटा रहता है जो दोनों के बीच, जो दोनों को डिवाइड करके रखता है, और प्लासेंटा के जब रप्चर होने के बाद बच्चे का ब्लड मदर के ब्लड में मिक्स होता है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो आर एच एंटीजन्स वाला आर एच एंटीजन आरबीसी पे है जो बच्चे के, जो प्लासेंटा रप्चर होता है, तो फर्स्ट केस में प्लाज्मा सेल्स रिलीज होते हैं, और स्पेसिफिक मतलब पहले तो बी सेल रिलीज होगा, बी लिम्फोसाइट से, जो आर एच एंटीजन के लिए उसमें एक प्लाज्मा सेल्स और एक मेमोरी सेल्स रिलीज होंगे, और इस केस में आईजीएम आईजीजी से ज़्यादा रिलीज होते हैं, जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया। फिर जब सेकेंड प्रेगनेंसी का केस आता है, तो सेकेंड प्रेगनेंसी के केस में जो हमारे मेमोरी सेल्स हैं, मेमोरी सेल्स मेमोराइज करके रखते हैं कि मदर आर एच निगेटिव है और बच्चे का आर एच एंटीजन है। अब किसी भी केस में अगर बच्चे का थोड़ा सा भी ब्लड का लीकेज होता है और मदर के ब्लड के साथ वो मिक्स होते हैं, तो मेमोराइज सेल, जो मेमोरी सेल्स रहते हैं, मेमोराइज करके रखे रहते हैं, वो प्लाज्मा सेल्स में जो आईजीजी रिलीज रहते हैं, जो एंटी आर एच जो एंटीजन है, आर एच एंटीजन रहते हैं, वो जो मेमोरी सेल्स रिलीज करते हैं, ये दोनों मिलके क्लम्प कर देते हैं। मतलब बच्चे का आरबीसी का डाउन होने लगता है, आरबीसी काउंट डाउन होने लगता है, और ये क्लम्प हो जाते हैं, और जिसकी वजह से बच्चा एनेमिक हो जाता है और बच्चा मर जाता है। तो ये सेकेंड केस होता है। तो ये होता है हमारा ब्लास्टोसिस फेटालिस। इसमें एरिथ्रो जो आरबीसीज हैं वो रप्चर होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, ओके। तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड की बात करते हैं। जैसे कि कोगुलेशन ऑफ ब्लड, आपका टिश्यू कहीं इंजर्ड हुआ तो क्या रिलीज करता है टिश्यू, अगर इंजर्ड हुआ तो प्लेटलेट्स रिलीज होते हैं। प्लेटलेट्स रिलीज होते हैं, जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होने के बाद क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन रिलीज करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या रिलीज करते हैं, प्रोथ्रोम्बोकाइनेज जो एंजाइम होते हैं, प्रोथ्रोम्बोकाइनेज जो एंजाइम होता है, ओके। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, और ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं लीवर से। किससे बनते हैं, विटामिन के से बनते हैं, और
गट बैक्टीरिया से रिलीज होते हैं। ओके, फिर इनका इनएक्टिवेशन क्या है, ये किसको इनएक्टिव करते हैं, हेपारिन को इनएक्टिव करते हैं, और जो तुम्हारा प्रोथ्रोम्बिन है जो इनएक्टिव फॉर्म में है उसको थ्रोम्बिन में एक्टिव करते हैं। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में एक्टिव कर देंगे। उसके बाद क्या होता है, जो तुम्हारा थ्रोम्बिन है वो फिब्रिनोजेन जो इनएक्टिव है उसको एक्टिव करते हैं फिब्रिन में, और फिब्रिन में एक्टिव करने के बाद जहाँ आपका टिश्यू रप्चर हुआ है वहाँ सॉफ्ट क्लॉट होता है, और ये एयर के कांटेक्ट में आने के बाद हार्ड हो जाता है, ये हार्ड बन जाता है, हार्ड इसका सरफेस हो जाता है, तो ये होता है आपका ब्लड क्लॉट। तो होप उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो आशा करता हूँ तो ऐसे ही लेक्चर्स आपके लिए और रिवीजन लेक्चर्स आते रहे।